अस्सलाम वालेकुम। STA 301 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, उसने कहा कि वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और कंटिन्यूज फॉर ए कंटिन्यूज वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताता चलूँ कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी के सम को, यानी हर प्रीसीडिंग नंबर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसमें नेक्स्ट वाले में सम करते हैं और उसका आंसर जो आता है फिर आगे उसे सम करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी के सम को कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे पॉलीगन क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉली कहते हैं मैनी को, गन्स कहते हैं डॉट्स को। ठीक है, ऐसा एडजेसेंट फिगर जो बहुत ज़्यादा डॉट्स के साथ बना हो उसे कहते हैं पॉलीगन। हमारे पास यहाँ पे क्या है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इस क्लास के अंदर अगर हम देखें, उसने सबसे पहले तो ये क्लास बाउंड्रीज लिखी हुई है। ये क्लास की लोअर लिमिट कहलाती है और ये अपर लिमिट कहलाती है किसी भी क्लास की। कोई नंबर हमारे पास था 27, उसमें उसने 0.5 लेस किए तो वो 26.95 लिखा। और जो दूसरा नंबर था, यानी जिसकी क्लास का जो अपर लिमिट बनती थी उस क्लास की, वो थी 29.90। ठीक है, तो उसमें उसने क्या किया कि 0.05 जो है उसमें सम कर दिए। या कोई नंबर था हमारे पास 25, तो उसमें से ये प्रीसीडिंग यानी ये 0.5 निकालें और इसी तरह इसमें सम किए। तो इस तरह ये नंबर लिखते जाते हैं हमारे पास। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को बता के समझा के आया हूँ पिछले लेक्चर के अंदर कि a + b डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास अगर करें तो वो मिड पॉइंट के बराबर होता है। ठीक है, यानी x बराबर होता है a + b डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास a की रकम होती है और ये हमारे पास b की रकम होती है। इन दोनों को सम किया, सम करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 गया, हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब सवाल के अंदर ये वाली हमारे पास जो है वो रकम नहीं थी, तो ये कहाँ से आई, तो ये भी मैं आप लोगों को इसी लेक्चर के अंदर बताऊँगा और समझाऊँगा कि हमने ये क्यों लिखी है, ये 26.95 से लेकर 29.95 तक, जबकि हमारे पास ये सवाल के अंदर नहीं थी। उसके बाद हमने इसकी लिमिट निकाल ली, मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट निकालने के बाद हमने इसे हल किया। हल करने के बाद ठीक है, हमने इसकी ये पॉलीगन बनानी थी। इसे ये जो फिगर आपको नज़र आ रहा है ये पॉलीगन कहलाता है। तो मैंने चूँकि पहले बताया था आपको कि पॉली कहते हैं मैनी को, गन्स कहते हैं डॉट्स को, तो ये मैनी डॉट्स से बना है। इसमें जो ये नीचे नज़र आ रही है आपको माइल्स पर गैलन, ये आपके पास इस क्लास की मिड पॉइंट है। ठीक है, जो कि उसने एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किए हैं। ये चूँकि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस के ऊपर उसने क्या किया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी और ये आपके पास मिड पॉइंट है। तो अब इसे लिखते कैसे हैं और ये सबसे पहली रकम हमारे पास कहाँ से आई है। हमने क्या किया है कि कहीं ना कहीं से ये लाइन शुरू करनी थी। ठीक है, इसका कोई एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट बनता नहीं था, इसलिए हमने सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 रखनी थी ताकि इसकी बुनियाद बन जाए कि कहीं ना कहीं से ये लाइन शुरू हो। ठीक है, तो इसलिए हमने ये अपने पास से क्लास ली थी। ये वाली क्लास इनके हिसाब से हमने निकाल ली थी, इससे पहले वाली। ठीक है, जो जितना फ़र्क आ रहा था उसमें उतना हमने निकाला और ये बना ली हमने। ठीक है, तो ये चूँकि एक जैसी लाइन आती है सब में, जो उसकी अपर लिमिट होती है वो इसकी लोअर लिमिट होती है, इसी तरह ये सारी सब में सेम होती है। तो इसके हिसाब से ये रख ली और बाकी के हिसाब से गैप निकाल के कितने का फ़र्क था वो 26.95 लिखा। 3 का फ़र्क था तो इसलिए हमने 26.95 रखा। 26 के बाद 29 आता है, 29 के बाद 32 आता है, तो उसके हिसाब से हमने रखी। उसके बाद हमने क्या किया कि 28.45, 31.45, 34.45, तो ये हम लिखते आए हैं। उसके साथ हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर आप देखें जो रिपीट हो रही थी उन्हें एक ही बार लिखा है कि 28.45 हमारे पास ये आ गई रकम। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या थी, इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी हमारे पास, तो हमने इसकी जगह पे क्या रखा कि यहाँ पे रखा। ठीक है, ये जो पॉइंट बनते हैं ये हमारे पास है 28.5 और कॉमा अगर लगा लें 0, यानी हमारे पास एक्स एक्सिस पे 28.5 है लेकिन वाई एक्सिस पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो ये वो पॉइंट बनता है। तो यहाँ पे एक डॉट लगा लेते हैं। इसी तरह 31.45 से लेके 2 तक ये हमारे पास 31.45 था और यहाँ पे ये 2 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ये मिलता है, वहाँ पे आपने एक डॉट लगा लेना।
इसी तरह 34.45 से लेके हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, 4 बनता है। तो 4 यहाँ पे हमारे सामने आता है, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा लिया। इसी तरह आगे हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं और फिर आखिरी के लिए भी लिमिट 0 रखी। बाद में किसी एक डॉट को पकड़ के आप इसमें से लाइन ऐसे गुजार सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि इस जैसी बने, सिर्फ ये एक अंदाज़ा नहीं होता है, ठीक है, अंदाज़ा ही लगाया होता है। उसके बाद क्या फ्रीक्वेंसी की उसने कर्व के एग्जांपल दी हुए कि ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये जो डैशेस वाली लाइन है, ये बिल्कुल उन डॉट्स के साथ मिल नहीं रही, ना ही ये उनके साथ लग रही है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है कि इन द अबव फिगर द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी कर्व, इट शुड बी नोटेड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये चीज़ बताई हुई है कि नॉट नेसेसरी दैट आवर फ्रीक्वेंसी कर्व मस्ट टच ऑल द पॉइंट, के वो सारे पॉइंट्स को टच करते हुए गुजरे, ठीक है। ये सिंपल उन्होंने डिस्प्ले करवाने के लिए दिखाया गया। इसी तरह ये नीचे कर्व बनाई हुई है। उसने कहा है कि हमारे पास ये जो कर्व बनती हैं ये हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करती हैं और ये भी सेम उसी तरह कर्व को स्मूथ को अप्रोच करती हैं। उसके बाद है हमारे पास सिमेट्रिक कर्व, फ्रीक्वेंसी की, मॉडरेट और उसके बाद एक्सट्रीमली और यू शेप्ड कर्व। सिमेट्रिक कर्व क्या आती है, उसने कहा है कि एक ऐसी कर्व जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये सिमेट्रिक कर्व कहलाती है। जो कि इसकी वजह क्या है, उसने कहा है कि अगर हम इनके सेंटर में मिरर रखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मिरर रखें, ये जो लाइन लगाई हुई है, अगर यहाँ पे मिरर रखा जाए तो जो शेप यहाँ है वही उसके अपोजिट आपको दूसरी तरफ नज़र आए। तो ये कहलाती है कि एक मॉडरेट है और यानी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट बनती है, ठीक है। तो ये मॉडरेट कर्व कहलाती है। उसके बाद पॉजिटिव स्क्यू कर्व कौन सी कहलाती है? पॉजिटिव स्क्यू कर्व कहलाती है कि अगर किसी की राइट साइड के ऊपर टेल लंबी हो, ठीक है, तो अगर नेगेटिव साइड पे क्या है कि नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व जिसकी लेफ़्ट साइड वाली जो है वो टेल वो लॉन्गर हो देन द राइट टेल, ठीक है। तो ये वाली टेल जो कि इसकी लंबी है, तो इसलिए ये लेफ़्ट कर्व होगी। एक्सट्रीमली कर्व कौन सी कहलाती है? जिसकी ज़्यादा ही यानी लेंथ एक साइड पे लंबी हो जाए, बहुत ज़्यादा यानी एक तरफ, तो उसे जे शेप्ड भी कहते हैं और इसे एक्सट्रीमली कर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये टेल बहुत ज़्यादा एक साइड के ऊपर लंबी है और दूसरी साइड पे है ही नहीं, और ये जे शेप बनाती है। इस शेप की एग्जांपल क्या है कि 20 से ले के 79 ईयर्स तक के लोगों की कह लें या डेथ रेट, ठीक है, कि वो क्या है कि जो जवान लोग हैं वो कम जल्दी नहीं यानी फोत होते एज लिमिट के हिसाब से, और जो ज़्यादा एज के लोग हैं वो उनकी रेशो जो डेथ रेशो है वो ज़्यादा होती है। तो ये कर्व जो है वो जे शेप्ड यानी एक्सट्रीमली कर्व वाला कहलाता है। उसके बाद है डेथ रेट एज ग्रुप। डेथ रेट एज ग्रुप के हिसाब से उसने जे शेप्ड कहा हुआ है और ये रिवर्स जे शेप्ड है। रिवर्स जे शेप में क्या था कि हमारे पास वहाँ से दूसरी तरफ टेल लंबी थी, इसकी इस तरफ लंबी है, तो ये रिवर्स कहलाएगी उस जे शेप्ड का। इसी तरह हमारे पास एक यू शेप्ड है कि इसमें उसने क्या कहा है कि इफ़ वी कंसिडर द एग्जांपल ऑफ डेथ रेट नॉट फॉर ओनली द अडल्ट पॉपुलेशन बट द पॉपुलेशन ऑफ ऑल एजेस ग्रुप वी विल ऑब्टेन द यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर हम सिर्फ छोटे बच्चों की उम्रों का या किसी बड़े उम्र के बंदे के अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो उस हिसाब से हमारे पास ऊपर जो मुख्तलिफ आए थे हमारे पास ग्राफ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ास लोगों का था, ठीक है, यानी छोटे बच्चों से लेके 79 ईयर्स तक के लोगों का रिकॉर्ड देखा था हमने। लेकिन इसमें क्या है कि अगर उनका सबका मिला दिया जाए रिकॉर्ड, एक ही रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है, यानी ये जो छोटे बच्चे पैदा होते ही डेथ हो जाती है उनकी, या उनका ये रेट लगा लें। इसी तरह जो 20 से लेके 40 तक कर लें ये, और इसके बाद फिर 40 से लेके 79 या 80 तक ये अगर रिकॉर्ड आए, तो ये हमारे पास इस तरह का एक जो ग्राफ बनेगा ये यू शेप्ड होगा। उसके बाद है वेरियस टाइप ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉजिटिवली स्क्यूड क्यों कहा गया, ठीक है, ये राइट साइड के ऊपर इसकी ये जो टेल है वो लंबी होगी, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बनती है। और नेगेटिव में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 3 यानी डॉट्स हैं हमारे पास, ये वर्टिकल लाइंस हैं, और यहाँ पे 2 इसलिए नेगेटिवली। और इसी तरह जो मॉडरेट होगी उसकी राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ बराबर आएंगी। 4 ही इधर है तो 4 ही इधर होंगे।
उसके बाद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रीसीडिंग एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को सम करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी फ्रीक्वेंसी इसी तरह रहती है, ये कोई क्लास दी हुई है, क्लास की क्लास बाउंड्रीज निकाली हुई हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी होती है, सिर्फ उसने कहा आपको इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करें। तो आपने क्या करना है कि इस फ्रीक्वेंसी को इतना ही रहने दें। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी सम करनी होती है, 2 + 4 ये हमारे पास 6 आएगा, और ये जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हमने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में फिर सम करना होता है, तो ये 20 आता है। इसी तरह हम रिजल्ट निकालते जाते हैं और आता हमारे पास वही फ्रीक्वेंसी वाला ही आंसर है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे जो लफ्ज़ लेस देन इस्तेमाल हुआ है ना, लेस देन से मुराद ये है कि ये सारी जो लिमिट्स हैं ये बड़ी हैं, ठीक है, यानी दूसरी लिमिट्स इनसे छोटी हैं। हम इसे पढ़ सकते हैं कि 29.95 है वो लेस देन है 32.95 से, यानी हर फ्रीक्वेंसी की जो अपर लिमिट है वो बड़ी होती है और दूसरी लिमिट्स छोटी होती हैं। ये आगे चल के मैं आपको वजाहत इसकी कर दूंगा कि ये हमारे पास एक डॉट के साथ उसने फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करवाया हुआ है कि 29.5, 32.95 और आगे यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसने लिखी हुई है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये ऑगिव है, ऑगिव या फिर इसे कह सकते हैं आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के फ्रीक्वेंसी के सम के फ्रीक्वेंसी का और जो है हमारे पास यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज का हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस शक्ल को ऑगिव भी कहते हैं और पॉलीगन भी कहते हैं। ये पॉलीगन ऊपर हम पढ़ के थे, सेम वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये आखिरी लिमिट, उसने फ्रीक्वेंसी को 0 रखा है, तो इसलिए सिर्फ उसने ये लाइन को नीचे ज्वाइन किया है, ठीक है। आप इसे अगर आखिरी लाइन को 0 करते हैं या 0.0 रखते हैं तो उसके बाद हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है कि 40 पिज़्ज़ा प्रोडक्ट उसने कहा है कि रिप्रेजेंट करते हैं एस कॉस्ट, यानी स्लाइस जो है वो डॉलर्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 40 प्रोडक्ट्स उसने दिए हुए हैं। अगर हमने इनकी रेंज निकालनी हो, ठीक है, या हमने इनकी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो या रेंज निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके ऊपर मैंने, इस टॉपिक के ऊपर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने पूरा एक 40 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है कि 9 लेक्चर इन 1 लेक्चर, ठीक है, 9 इन 1 लेक्चर, ठीक है। उसमें क्या है कि सारे बेसिक्स एक ही जगह पे मैंने ये समझाए हुए हैं कि आप किस तरह क्लासेस निकाल सकते हैं, किस तरह उनकी जो यानी इंटरवल बनता है वो किस तरह निकाल सकेंगे, और सारा कुछ वहाँ पे समझाया हुआ है। मीन, मीडियन एंड मॉड, सारे बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे दे दिए जो ज़रूरी हैं। मिनिमम वैल्यू को x0, x के नीचे छोटा सा यहाँ पे 0 लगाते हैं, यानी इनिशियल वैल्यू या मिनिमम वैल्यू से कहते हैं। तो ये हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू उन क्लासेस के अंदर ये बनी थी और मैक्सिमम वैल्यू ये बनी थी। रेंज बराबर होती है मैक्स माइनस मिन, और ये हमारे पास क्लास उसने दी हुई है। अब क्लास इंटरवल यानी h हमारे पास क्या बराबर होता है, वो रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस होता है। हमें 1.38 को अगर 8 पे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स बनेगा 0.21, और इस क्लास की लोअर लिमिट हमारे पास क्या थी, 0.52 ऊपर उसने नीचे लिखी हुई, हालांकि नीचे भी वही आनी चाहिए थी हमारे पास 0.52, तो यहाँ पे 0.51 लिखी हुई उसने कहा जी ये हमारे पास 8 क्लासेस बनती हैं फिर, ठीक है। तो आगे उसने इनकी क्लास बाउंड्रीज ये निकाली हुई हैं। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा लेक्चर नंबर 5। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।